मित्रों, कोयल करंट फॉर यूपीएससी के इस सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखेंगे, लास्ट एपिसोड में देखा था सितंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स। अभी हम देखेंगे अक्टूबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स। और सिर्फ वीडियो से नहीं, उसकी पूरी पीडीएफ फाइल है। ये पीडीएफ फाइल वो अपलोड हो चुकी है अनअकैडमी के वेब पेज पे, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ अपलोड हो गया, हिंदी मीडियम का 12 नवंबर तक में अपलोड हो जाएगा। अब आप देखिए कि अपने पास एग्जाम से पहले समय कितना है। करीब 6-7 महीने जितना समय है प्रीलिम से पहले, और उसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले 1.5-2 महीने तो उसको रिवीजन में चले जाएंगे। तो नया पढ़ने के लिए आपके पास 4-4.5 महीने ही बचते, राइट। तो ये वीडियो में जो चीज़ आप 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं इस पीडीएफ फाइल में से, उसे मैं 40 मिनट खींचने नहीं बैठूंगा। इसलिए तेज़ गाड़ी चलेगी तो वो मेरी काम चोरी नहीं है, वो मेरी तेज़ी है, रफ्तार है। और ये काली की जगह ऑरेंज टी शर्ट उसी को दिखाने के लिए मैं पहनी है कि जस्ट लाइक एनुअल स्पोर्ट्स डे हम तेज़ी से भागेंगे। आपका यहाँ पर क्या जो रेस आप लगाएंगे उसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहला, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। दूसरा, अभी मान लीजिए मैं 10-15 मिनट आपको पॉलिटी का ओवरव्यू दूं कि ये घटनाएं हुई थी पिछले महीने, तो उतना वीडियो आप 10-15 मिनट सुनो, फिर वीडियो बंद करो, आराम से जो 10-15 पेज हो पीडीएफ फाइल में उतना आप पढ़ो। फिर दूसरे दिन आओ, फिर आप इकोनॉमी वाला सेगमेंट देख लेना, फिर वापस वीडियो बंद करो और फिर इकोनॉमी वाला सेगमेंट पीडीएफ फाइल में से आप पढ़ लेना आराम से। ऐसे टुकड़े टुकड़े में आप करिए, 5 दिन 10 दिन चले तो आराम से उसको एब्जॉर्ब करो। ये रेस ऐसी भी नहीं है कि ऊपर ऊपर से देख लिया, वरना फिर एमसीक्यू सही से टिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पूरी इंडेक्स है, ये सब आप डाउनलोड कर मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी बताऊं। पॉलिटी में लास्ट मंथ सबसे ज़्यादा चर्चा क्या रही, राइट टू एबॉर्शन। उसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में मान लीजिए 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी है तो क्या एबॉर्शन गर्भपात हो सकता है? हाँ, लेकिन एक डॉक्टर का आपको ओपिनियन चाहिए। मान लीजिए 20 से 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन कर सकते हैं। हाँ, उसके कुछ कंडीशन है, ये वाले केस में हो सकता है, और उसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी या डॉक्टर की अनुमति और सलाह लेनी ज़रूरी है। चलिए, ये तो है। अब और क्या चल रहा है, मान लीजिए हम अब ये फोकस कर रहे हैं 20 to 24 वीक्स वाली प्रेगनेंसी पे, और एबॉर्शन करना है। रेप हुआ है, वो जो महिला है वो मेंटली इल थी, किसी ने उसको नाजायज़ उसका फ़ायदा उठाया है, या फिर कुछ सोनोग्राफी वगैरह किया और कुछ बच्चा है उसमें जीनेटिक डिफेक्ट हैं या कुछ ऐसी चीज़ है कि वो, तो मतलब हमको वो बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा कोई सोच रहा है। तो उस केस में क्या सिंगल या मैरिड वीमेन एबॉर्शन करवा सकती हैं? तो जवाब है हाँ, करवा सकती। अभी मान लीजिए प्रेगनेंसी के बाद जो मेल पार्टनर था, पति या बॉयफ्रेंड, या तो वो मर गया या उसका डाइवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया, तो क्या एबॉर्शन करवा सकते हैं? तो जो मैरिड वुमन है, मैंने ग्रीन सेल यहाँ डाला है, मतलब हाँ वो करवा सकती। पर जो ये रेड सेल है सिंगल वुमन, तो वो नहीं करवा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रेड सेल है उसको भी परमिट करो। यानी अगर कोई अनमैरिड वुमन है जिसका रेप नहीं हुआ, बेबी जीनेटिक डिफेक्ट नहीं, मेंटली इल नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका डेथ, डाइवोर्स या ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स तो नहीं हो सकता, ब्रेकअप हो सकता है, तो उसको भी एबॉर्शन की परमिशन होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ नहीं आई, इसलिए चर्चा में। इसके अलावा कुछ और भी मामले थे कि जैसे ये मैरिड वुमन है, तो क्या मैरिटल रेप मतलब उसके पति ने जबरदस्ती उस पर बलात्कार किया हो, और क्या एबॉर्शन हो सकता है 20 से 24 हफ्ते में? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा कि हाँ हो सकता है। उसकी एक पैरेलल और डिबेट चले, लेकिन उसमें कोई जजमेंट आए फिर हम और दिमाग लगाएंगे उसमें। तो ये सब चीज़ उसमें क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। हमें ये भी समझना है कि अमेरिका जो अपने को इतना प्रोग्रेसिव मानता है, लेकिन वहाँ राइट टू एबॉर्शन और उस पर इतनी सारी पाबंदियाँ अलग अलग स्टेट में चल रही है, जबकि भारत उसमें ज़्यादा प्रोग्रेसिव अपने आप को हमने साबित किया है। दूसरा मामला चला तो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म में है तो उसे रिजर्वेशन आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन अगर वो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या ऐसे कोई और धर्म में परिवर्तन करता है तो फिर उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। तो क्या उन लोगों को भी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए कि नहीं? उसके वास्ते सरकार ने जस्टिस के जी बालाकृष्णन कमीशन नियुक्त किया है। अब ये तो मैंने आपको बताया, केसरी टी शर्ट मतलब मैं जल्दी भाग रहा हूँ। बाकी ये डिटेल में सब आपको आराम से पढ़ना है, उसके क्या क्या आयाम थे, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो मैं सब नहीं आपको पढ़ा रहा। 20 मिनट पढ़ के ख़त्म करो, 40 मिनट मुझे खींचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और मुद्दा चला, सुप्रीम कोर्ट अपनी जो कार्रवाई है उसका लाइव प्रोसीडिंग यूट्यूब पर जीवन प्रसारण लाइव टेलीकास्ट करेगा, तो ये चर्चा में रहा था। अब वैसे गुजरात हाईकोर्ट और
कुछ और भी ऐसे हाई कोर्ट और विदेशों में भी ये सब तो पहले से हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी नया चालू किया। इसमें भी कुछ एहतियात रखी जाएगी, प्रिकॉशन रखे जाएंगे कि मान लीजिए रेप का ऐसा कोई मामला है तो उसमें कुछ टेलीकास्ट करने की नहीं की जाएगी। ऐसे ही नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या फिर कुछ ऐसा मामला कि जहाँ पर लोगों की भावनाएं ज़्यादा आहत हो जाएं और कुछ दंगे फैल जाएं, कुछ ये मान लीजिए बाबरी मस्जिद, अयोध्या, ऐसा कोई केस चल रहा है विच कैन इग्नाइट द पैशन ऑफ द पीपल, तो उसका भी लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, प्रोज, देखिए वो पूरा डिटेल में सब इधर पीडीएफ में लिखा है, वो आप आराम से पढ़ना। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने आपको 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट मुझे वीडियो नहीं खत्म खींचना। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। हाँ, तो आप लाइव प्रोसीडिंग टेलीकास्ट देखते हो, उसके क्या फ़ायदे हैं? जो जो विद्यार्थी एलएलबी कर रहे हैं उनको भी बिना दिल्ली जाए घर बैठे वो समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील कैसे अपनी पेशकश करते हैं, कैसे अपने को प्रेजेंट करते हैं। आम जनता को भी वो सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़े, ये सब फायदे उसके दिखते हैं। कौन सी या नेगेटिव बातें क्या है? कुछ और अमेरिकन फॉरेनर रिसर्चर ने पाया कि जब भी ऐसा कोर्ट का लाइव टेलीकास्ट होता है तो जज लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, सतर्क हो जाते हैं कि मुझे दुनिया देख रही है। तो मतलब उसके लिए वो उसको जज के रूप में जो काम करना है उसकी जगह वो पेज व्यू हासिल करने के लिए शेरो शायरी करे, इधर उधर की बातें करे, लोगों की भावनाओं को और ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए और सब ऐसी चीज़ें बोलना शुरू करे जो असल में उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसको जनता में फेमस होना है। तो ये सब उसके नेगेटिव चीज़ें हो सकती। आगे सुप्रीम कोर्ट में याद करो, कुछ समय पहले कर्नाटक के कुछ कॉलेज में महिला जो विद्यार्थी हैं उनको यूनिफॉर्म पहन के आना है, हिजाब पहन के नहीं आना है, ऐसी कुछ ऑर्डर पास हुई थी। उसके खिलाफ फिर मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी। अब उसमें एक जज ने कहा कि हाँ ये बराबर है कि सरकारी कॉलेज है या सरकार के फंड से कॉलेज चल रही है तो वहाँ पर ये गणवेश यानी यूनिफॉर्म और स्कूल का डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, तो अगर कॉलेज का प्रिंसिपल बोले कि हिजाब नहीं पहना तो बराबर है। जबकि दूसरे जज ने, न्यायाधीश ने ये कहा नहीं, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता वो इंपॉर्टेंट है, उनको अपनी हिजाब पहन के आने तो आने देना चाहिए। तो अभी 2 जज हैं और दोनों का 50-50 हो गया, एक बोलता है सही है, एक बोलता है गलत है। तो क्या होगा, अब बड़े बेंच में उसको आगे वापस से सुनवाई होगी। अब ये भी उससे ज़्यादा लंबा मामला है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। फिर कौन से जज ने क्या बोला और उसमें क्या और आयाम थे, कौन सा आर्टिकल लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब आराम से आप थियरी पढ़ो। देखिए मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको कैजुअली मत लो कि मैंने इतना सुन लिया वही काफ़ी है, वो उसके आगे और भी चीज़ें होती है उसमें, वो आप पढ़ लेना। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो हमारे पुराने जो अटर्नी जनरल थे वेणुगोपालन, जो कभी करीब 90 साल के थे, उसकी जगह भी नए आदमी को अपॉइंट किया, इसलिए वो चर्चा में था। तो उसकी सब थियरी दी है, हालांकि वो तो आपको पता होनी चाहिए, फ्रॉम लक्ष्मीकांत एक्सेट्रा, अपन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं रेवड़ी कल्चर, मतलब ये कोई सरकार ये कह दे कि हम सब गरीबों को 300 यूनिट बिजली दे देंगे, लड़कियों को मोपेड, एक्टिवा, स्कूटर दे देंगे, सब विद्यार्थियों को लैपटॉप, मोबाइल बांट देंगे, तो ऐसा सब बोल के किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे। ये जो किया जाता है उसे हम कहते हैं रेवड़ी कल्चर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर ऐतराज़ जताया कि अपने टैक्स में इतना पैसा नहीं आ रहा, ये सब सस्टेनेबल नहीं है, अगर ये जारी रखा तो श्रीलंका में जैसी आर्थिक क्राइसिस हुई ऐसा भारत में भी हो सकता है। तो ये उन्होंने तो बोला। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा कि हम मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आदर्श आचार संहिता, उसमें हम ऐसा लिख देते हैं कि जो भी पॉलिटिशियन जो भी वादे कर रहा है चुनावी रैली में, तो उसने उसका हिसाब देना होगा कि आप जो रेवड़ी बांटने वाले तो उसका पैसा किधर से लाओगे, कि हम बाजार में बॉन्ड इशू करेंगे, टैक्स ज़्यादा लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लोन में लेके आएंगे, वो सबका भी खुलासा आप ट्रांसपेरेंसी पब्लिक को करो ताकि उसको पता चले लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या होंगे। तो स्वाभाविक नेताओं को मजा नहीं आ रहा है तो उनका एटीट्यूड क्या है, खासकर ऑपोजिशन पार्टी को, कि जा रहे चुनाव आयोग तो अपना संवैधानिक काम कर, जास्ती मच मच मत कर। तो दैट इज़ द न्यू प्रॉब्लम गोइंग ऑन। ऑफकोर्स उसमें भी और ज़्यादा आराम से चीज़ें, फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द इलेक्शन, ये इंग्लिश में पूरी चीज़ दी है, आराम से समझ लेना। हिंदी में भी 12 नवंबर तक में आ जाएगा पीडीएफ, आराम से पढ़ लेना। उसके बाद का मामला चलता है सीबीआई की जनरल कंसेंट। सीबीआई जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है, अब उसे कोई स्टेट में आके कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो तो स्टेट की परमिशन लेती है, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हर बार तुमको हर केस में आके हमकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है सीबीआई वालों, हमारे राज्य में जब मर्जी हो आके दे दनादन तफ्तीश कर लो, हर बार हमारी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये तुमको एडवांस में हमने जनरल कंसेंट यानी सामान्य अनुमति दे दी कि तुम मौज करो। अब ऐसा कुछ राज्यों में होगा, कुछ ऑपोजिशन पार्टी वाले राज्य होंगे, उनका ये मानना है कि नहीं सीबीआई हमारे खिलाफ ही सब परेशान करने के लिए, हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए आती है। तो वेस्ट बंगाल जैसे कुछ स्टेट ये कहते हैं नहीं, हम ऐसी कोई जनरल कंसेंट नहीं देंगे।
बीच में शिवसेना कांग्रेस की मिलके सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, तो उन्होंने भी शायद जनरल कंसेंट को हटा दिया था। फिर वापस ये जो नई सरकार आई है जिसमें बीजेपी भी एक पार्टनर है, तो उन्होंने बोला हाँ वापस जनरल कंसेंट देते हैं। तो ये सबके चर्चे में वो चलता रहता है, दिया है आराम से पढ़ लेना। मतलब फेडरलिज्म में क्या क्या चुनौतियां हैं संघवाद में, तो ये भी एक चुनौती। मित्रों खैर ये तो सब चल ही रहा है, आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जस्ट अ मिनट। आप जानते हैं हिंदी मीडियम वालों की हमेशा एक शिकायत और दुख रहता है कि हिंदी मीडियम में सक्सेस नहीं है। और लेकिन आप पाएंगे ये भाई आईएएस ऑफिसर गौरव बुडानिया, मेरे ख्याल से रैंक 13 आया, हिंदी मीडियम से है। क्या आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दिल खोल के पूरा दिन बिता सकते हैं उनके साथ? प्रश्न ऐसा करने के लिए फ्री बैठे हैं, वो सिर्फ होशियार बच्चों के लिए फ्री बैठे। वो चीज़ ऐसी है, कैलेंडर में लिख दो 13 तारीख 13 नवंबर, उस दिन टेस्ट होगी, 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट की, सुबह सुबह 11 बजे टेस्ट है। उसमें आपको ये सब मैकबुक, आईपैड, एप्पल फ़ोन वगैरह चीज़ें टॉप में आप रैंक लाएंगे तो वो इनाम में मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को एक दिन पूरा उनके साथ बिता सके, जो पूछना है दिल खोल के पूछ सके, ऐसा भी एक आपको मौका दिया जाएगा। और तीसरा 40 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर स्कॉलरशिप है, वो ऐसा कि हर दूसरा कैंडिडेट जो इसको अप्लाई करेगा, ये टेस्ट में हिस्सा लेगा, उसको कुछ ना कुछ इनाम हाथ में आ सकता है। तो आप इसका फ़ायदा उठाए। अब आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये स्कॉलरशिप का हम क्या करेंगे? देखिए यूपीएससी की नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगी? फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, मई महीने में प्रीलिम एग्ज़ाम है, और फिर सितंबर महीने में मेंस एग्ज़ाम है। अब इसके लिए, और लास्ट में इंटरव्यू होता है, मेंस और इंटरव्यू का कंबाइन करके आप फाइनल सिलेक्शन आता है वगैरह, आप जानते हैं। अलग अलग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने ये भी इधर दिया है। कुल मिलाकर वाइट बैकग्राउंड वाले आपको प्रीलिम और मेंस में पढ़ने हैं, येलो बैकग्राउंड वाला जैसे सीसेट पेपर 2 वो सिर्फ प्रीलिम में पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग वगैरह, और ब्लू बैकग्राउंड वाला वो सिर्फ मेंस में आता है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वगैरह। तो ये सब कुछ जो पढ़ने के लिए अनअकैडमी के अंदर प्लस कोर्सेज चलते हैं, वो सब आपको एकदम डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए, ऐसी ये सब स्कॉलरशिप होती। और जो एकदम टॉप रैंक पे है उसको तो 100% मतलब मुफ्त में पूरा पेड एक्सेस अनलॉक हो जाए, ऐसा है। मेरा इकोनॉमी का क्या मामला है? मैं इकोनॉमी प्रीलिम और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ, यस। लास्ट मेरा बैच कंप्लीट हुआ था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। और अभी मैंने आपको बताया कि अभी तो मुश्किल से 6 महीने जितना ही समय बाकी होगा, थोड़े समय 6-7 के बीच में थोड़ा समय बाकी। तो अब हम नया पढ़ने के लिए उसमें भी मैंने आपको बताया 4-4.5 महीने जितना समय होगा, क्योंकि बाकी का समय तो आपका रिवीजन और उसमें मॉक टेस्ट में जाएगा। तो अब मैं जो इकोनॉमी पढ़ाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, इसलिए मैं उसको कहूँगा रफ्तार PCB 8, मतलब पोस्ट कोरोना बैच नंबर 8, कोरोना के बाद 8वीं बार मैं वो करने जा रहा हूँ। ऐसी एक और बैच इसके बाद आएगी। तो अभी जो आएगी वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होगी, वो खत्म होगी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए एक और ऐसी दूसरी बैच आएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले मैं वहाँ कंबाइन पढ़ाता था, लेकिन अब मैं उसको अलग कर रहा हूँ। उसका कारण ये, पिछले 10 साल में सिर्फ 2 ही प्रश्न यूपीएससी ने प्रीलिम में माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूछे। तो वो अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ रफ्तार है, मतलब जल्दी जल्दी सब खत्म हो रहा है, तो बीच में अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के 20-30 पेज और उसके 5 घंटे का कुछ समझना पड़े हमें, तो वो अपनी रफ्तार को रोकता है। जबकि उसके तो 2 ही सवाल आते हैं, और वो भी पिछले 10 साल में 2 बार ही आए, तो रफ्तार कम नहीं हो जाए इसलिए उसको अलग रखा है। वो डिपेंड करता है आपका बाकी सारा सब्जेक्ट वगैरह कंप्लीट हुए तो आके बैठो, वरना आपकी मर्जी। उसके बाद प्रीलिम मई महीने में होगी। मई महीने में प्रीलिम खत्म होने के बाद जून, जुलाई, अगस्त वगैरह में मैं सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम ऐसा अलग कोर्स लॉन्च करूँगा। अब आप कहें इतने सारे कोर्स लॉन्च, इतना सारा पैसा देना, नहीं। देखिए अनअकैडमी के अंदर आप जानते हैं ये जो चीज़ है, इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स। तो जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार वगैरह में आप एक ही बार सब्सक्राइब करते हैं और सारे शो अनलॉक हो जाते हैं, उस तरह ये सारे शो अनलॉक हो जाएंगे। और ना सिर्फ मेरा इकोनॉमी, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सब टीचर्स के जो कोर्स आने वाले हैं 10 तारीख से अल्टीमेट यूपीएससी CSE 2023 बाइलिंगुअल वो वाली बैच लॉन्च हो रही है। मेरा उसमें क्लास 17 से शुरू होगा, लेकिन शुरू में बनेगा ना माहौल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड है monal.org। और आपको मैंने आगे जो बताया, ये अनअकैडमी चैंपियनशिप टेस्ट जो 13 तारीख रविवार सुबह 11 बजे होने वाली है, उसमें आप अच्छे मार्क ला दो तो आपको बहुत मोटी मोटी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एकदम पानी के भाव में या मुफ्त में पूरी पेड एक्सेस अनलॉक हो जाए। टेक बेनिफिट ऑफ दैट, इसका भी लिंक वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org।
खैर वापस आते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा, वो सब में तामझाम में एडिटिंग में टाइम चला जाता है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं बस पानी पी के आया। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा था सीबीआई का जनरल कंसेंट। उसके बाद कुछ इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट। अब वो तो चलते ही रहते हैं, अब उसके कौन से कानून और कौन सी ट्रिब्यूनल मुझे तो पता है, तो मैं हर बार पढ़ने नहीं बैठूंगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके सुकून के लिए यहाँ पर डाल दिया है, तो आप देख लेना। उसके बाद कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऐसी चीज़ है, मुझे तो पता है सब लक्ष्मीकांत या जो आपने पॉलिटी के कोर्स करे हो, तो मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपको नहीं पता तो देख लेना। चर्चा में नया क्या आया, वो है आधिकारिक भाषा की कमेटी। जस्ट अ मिनट, देखिए, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा की संसदीय समिति। सामान्य रूप से जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी संसदीय समिति होती है उसके अंदर बॉस कौन होता है, वो मिनिस्टर यूजुअली नहीं होता, लेकिन ये ऐसा है कि जिसका होम मिनिस्टर खुद बॉस है। और इन्होंने जो नया रिपोर्ट जारी किया उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि हिंदी भाषी राज्यों में जो भी कॉलेज है, IIT IIM वगैरह, उसमें हिंदी में पढ़ाया जाए। तो स्वाभाविक है साउथ इंडिया के नेताओं को मज़ा नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि भाई IIT IIM अगर नॉर्थ इंडिया में है और हमारे बच्चों का भी उधर एडमिशन आप बोले हिंदी में पढ़ा, तो उसको कैसे समझ आएगा। तो तमिलनाडु की विधानसभा ने इसके खिलाफ प्रस्ताव जारी किया है कि ये सब हमको थोपा जा रहा है, वो गलत है, वी अपोज दिस। ऑफकोर्स इसके और भी आयाम है, वो सब आराम से आपको पढ़ना, अगेन रफ्तार है ये, तो मैं वो सब पढ़ नहीं रहा। कौन सी तारीख को बना ये, इसमें कितने मेंबर होते हैं, क्या उसका काम है, क्या उसकी रिकमेंडेशन है, वगैरह वगैरह। सो इट इज़ डन। पॉलिटी में आई थिंक द लास्ट मैटर इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, एक तो होता है कंपनी, कंपनी का काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। शेयर होल्डर से वो पैसा उठाता है और फिर अपना बिजनेस करता है। शेयर होल्डर को उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से बिजनेस में पार्टनरशिप मिलती है, मुनाफे में से डिविडेंड यानी लाभांश मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ी अलग होती है, उसमें भी लोग 100 रुपये 200 रुपये कुछ जमा करके उन्होंने बनाया है, और फिर जो वोटिंग होगी डिसीजन लेने के लिए, तो उसमें 1 पर्सन को 1 वोट ही मिलता है। ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो ऐसी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे वो अमूल। अब ऐसी कुछ होती है जो सिंगल स्टेट में काम करे, कुछ ऐसी होती है मल्टी स्टेट में काम करे, एक से ज़्यादा राज्यों में, जैसे वो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में धांधली, जातिवाद, ये सब प्रॉब्लम होते हैं। उसको और दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए, स्टिकनेस रखने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने लोग होंगे, उसमें महिला SC ST वगैरह होंगे कि नहीं, ये सब के नियम कुछ नए बनाने वाले हैं। ऐसा नया विधेयक आया है, इसके फीचर लिखे। अभी मैं इस पे और दिमाग इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि समझो अपनी प्रीलिम्स और मेंस तक में तो संसद के और सेशन होंगे, तो हो सकता है पास हो जाए, बीच में कुछ और धमाल हो जाए तो थोड़ा चेंज भी हो जाए, तो आगे कुछ नया होगा तब देख लेंगे। बाकी जनरल आइडिया क्या है ये मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ तक ये अपनी चीज़ चली पॉलिटी की। आपका काम क्या है, ये वीडियो अभी इधर बंद करके आप जो पॉलिटी के ये 20-30 पन्ने होंगे वो आप ज़रा पढ़ लो। उसके बाद आप वापस आओ और फिर अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर भी पिछले महीने चर्चा में क्या था, एक तो ऐसी चीज़ चर्चा में था जो असल में काम की नहीं, पर आपकी दिल की तसल्ली के लिए बचा दो। बैंक में लिक्विडिटी डेफिसिट, वो मामला ऐसा है, पब्लिक बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगी, कुछ SBI में डालेंगे, कुछ एक्सिस में डालेंगे, कुछ HDFC में, और वो पैसा लोन में दिया जाएगा। करेक्ट। कुछ बार ऐसा होगा कि लोन लेने के लिए कोई आया नहीं रहा है, जैसे कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेसमैन को लगता है मज़ा नहीं है, कोई लोन लेने नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में बैंक वाले क्या करेंगे, उनके पास जो सरप्लस डिपॉजिट है वो रिजर्व बैंक में जमा कर देंगे। तो मैं अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में डालता हूँ, बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंकर्स बैंक, कौन है बैंकर्स बैंक, RBI, उसमें डालेगा। उसके अलग अलग विंडो होते हैं, जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों में क्या अंतर है, एक वीडियो और मैंने बनाया, ये चैनल पे सर्च करके देख लेना। अब सारा पैसा ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या, बैंकों को पैसों की कोई खोट नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि आप सोचो बैंक वाले खुद रिजर्व बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके पास तो सरप्लस है। सो वी से देयर इज लिक्विडिटी सरप्लस इन द बैंकिंग सिस्टम। पर फिर कोरोना लॉकडाउन होगा, अब उसमें और बिजनेसमैन लोन लेने के लिए आ जाएंगे। हो सकता है दिवाली सीजन है, इलेक्शन आ रहे हैं गुजरात वगैरह में, तो लोग अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, जिनका सेविंग अकाउंट है वो भी पैसा विड्रॉ करेंगे। प्रश्न, इलेक्शन का पैसा विड्रॉ करने से क्या है भाई, आप सोचो जो पॉलिटिशियन है उसने चुनाव जीतने के लिए जो भी लोगों को दारू मटन साड़ी देनी है,
तो उसके लिए भी पैसा तो उठाना होगा बैंकों से। तो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जितना डिपॉजिट में आता था 100 रुपये, लेकिन सामने लोन और अदर पीपल डिपॉजिट विड्रॉल के चलते 200 रुपये बाहर जा रहे हैं। तो बैंक वाले ने खुद से टेम्पररी आरबीआई से ढेर सारा पैसा लोन में लेना होगा। उसके लिए अलग अलग विंडो होते हैं, वो रेपो रेट, एमएसएफ रेट, वो भी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी के वीडियो देख लेना इसी चैनल पे सर्च बटन दबा के। तो ऐसी जब सिचुएशन हो कि मान लीजिए एक्सिस ने 90 रुपये डिपॉजिट किए रिजर्व बैंक में, लेकिन सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक से 100 रुपये लोन में लिए, तो इसका मतलब क्या, कुल मिलाकर -10 जितना खोट है बैंकिंग सिस्टम में। तभी तो एसबीआई गया रिजर्व बैंक के पास लोन लेने के लिए। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या कहें, हाँ बैंकिंग सिस्टम में देयर इज़ लिक्विडिटी डेफिसिट। अब क्या ये काम का है भाई, ये कंसेप्ट कोई इतनी ज़ोरदार चीज़ नहीं है जो मेरे हिसाब से काम का बनता है। ये तो न्यूज़पेपर वालों को लिखने के लिए चढ़ा दिया एक्सप्लेन सीरीज में इसलिए, वरना ट्रेडिशनल आप देखो पुराने टॉपिक वाइज पेपर, सिंपल सी चीज़ है, वो मनी सप्लाई, रेपो रेट वगैरह के बारे में पूछते हैं। खैर आपको दिल की तसल्ली चाहिए मुझे पेज व्यू तो मैंने समझा दिया, बाकी डिटेल्स उसकी ये पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करके देख लो। दूसरा चल रहा है रीजनल रूरल बैंक। वो मामला सा है जैसे सपोज पूर्वांचल या लखनऊ या कुछ ऐसा रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, तो उसका मालिक कौन है। उसमें ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की 15% शेयर होल्डिंग होगी, केंद्र सरकार की 50% होगी, और कोई स्पॉन्सर बैंक बड़ा भाई बन जाए एसबीआई या कोई सरकारी बैंक, उसकी 35% होगी। अब ऐसा ये रीजनल रूरल बैंक काम करेगा। तो ये रीजनल रूरल बैंक की तकलीफ क्या है, वहाँ पब्लिक ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करने नहीं आती, और किसान जो लोन लेते हैं फिर इलेक्शन आने वाले हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो सरकार है हमारा कर्जा माफ़ कर देगी, तो टाइम पे लोन भी वापस नहीं चुकाते, तो रीजनल रूरल बैंक आरआरबी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। तो इसको खड़ा करना है और बेहतर करना है, क्या करना चाहिए, और पैसा डालना होगा। पब्लिक तो डिपॉजिट दे नहीं रही तो किधर से लाओगे पैसा, तो मार्केट में आप अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लॉन्च करो कि जिसमें कहा जाए कि भाई हमारे नए शेयर्स हैं, आप इसको सब्सक्राइब करो, हमको पैसा दो, हमको एक्सपांड करना है, कि दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बना के हमको और ब्रांच खोल के लोगों को अटैक करना है। तो यू रिक्वायर एडिशनल कैपिटल। अब जो एडिशनल कैपिटल आप लाएंगे तो फिर ये हो सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो स्पॉन्सर बैंक, उसकी शेयर होल्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी और प्राइवेट इन्वेस्टर और पैसा डालेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के रूप में आप सोचो कि पहले 100 करोड़ का ये पाई चार्ट था, फिर 200 करोड़ का हुआ, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उस हिसाब से ओनरशिप चेंज हो जाएगी। तो ये सब की तो अनुमति कुछ साल पहले रीजनल रूरल बैंक के एक्ट में सरकार ने सुधार किया था, लेकिन क्या असल में ये लोग बाजार में अपने आईपीओ शेयर इशू कर सकते हैं कि नहीं, उसकी गाइडलाइन आनी बाकी थी। तो वो टेक्निकल गाइडलाइंस रिसेंटली रिलीज़ की गई, इसलिए वो चर्चा में था। अब वो भी मामला बाकी ये दिया है पीडीएफ में, आप देख लेना। फिर एक मामला है स्मॉल सेविंग स्कीम्स, लघु बचत योजना। वो क्या, जैसे ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब में होता क्या है, आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो सरकार के एक नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाता है, वहाँ से पब्लिक अकाउंट और वहाँ से सरकार को लोन में जाता है, और उस पर आपको 7-8% का कुछ ब्याज मिलता है, और आप इसको लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट, लंबी अवधि 10-15 साल की ऐसी कुछ डिपॉजिट सोच सकते हैं। अब इसका थोड़े थोड़े समय पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इस पर कितना ब्याज देगा, 7%, 8%, ऐसा आता है। तो जितनी बार आएगा उतनी बार न्यूज़ बनती है, तो ये चर्चा में, बाकी तो कुछ इसमें है नहीं, वो देख लेना। मैं तो इसको नहीं देखूँ, मुझे तो ये थियरी पूरी पता है, पर आपको नहीं पता तो देख लेना। एक और चर्चा में आया 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट मतलब ब्रांच है लेकिन उसमें लोग, मैन पावर कम होगा, उसमें मशीन डाले होंगे। ये देखो मैं इसको जूम इन करूं, दिख रहा है कैश डिपॉजिट मशीन, ये एचडीएफसी का डिजिटल बैंकिंग यूनिट है। तो ऑफिस है लेकिन उसमें स्टाफ कम होगा, एक आध सिक्योरिटी गार्ड, एक आध मैनेजर, बहुत तामझाम नहीं होगी। आपको पैसा डिपॉजिट करना अपने सेविंग अकाउंट में, जाओ और इसमें मशीन में पैसा डालो। किसी को अपना पैसा विड्रॉ करना तो बाजू में एटीएम मशीन है, उसके भी बाजू में कुछ और मशीन ये पड़े हैं कि आपको अपनी पासबुक अपडेट करनी। पासबुक मतलब क्या, आपके कितना पैसा डाला, वो उठाया, वो सब उसमें रजिस्टर होता है। फिर कुछ और भी होंगे मशीन, वो ऐसा कि जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये सब अलग अलग पेंशन स्कीम है जिसमें आपको कुछ 42 रुपये, 200 रुपये, 55 रुपये जो भी डिपॉजिट करना होता है हर महीने, उसके सब कमांड देने हैं, कुछ उसका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, वो सब काम उसमें हो सके। तो बैंक तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे नए डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए गए हैं ताकि लोगों में डिजिटल चीज़ें यूज़ करने की आदत, अनुभव बढ़े, और धीरे धीरे हम कम मैन पावर के जरिए भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन हो सके, गरीब लोग का भी बैंक खाता खुले, लोन मिले उसको,
इंश्योरेंस पेंशन की सुविधा मिले, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आज़ादी को 75 ईयर्स हुए, इसलिए 75 यूनिट ऐसे लॉन्च किए गए। हाँ, तो बस वही चर्चा में और वो सब दिया, आराम से देख लेना। फिर दक्ष क्या है? वो आरबीआई जो बैंक और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, उसका कुछ नया उन्होंने वेब पोर्टल बनाया, जहाँ पर ये बैंक एनबीएफसी ने उसको हर महीने जो ऑडिट अकाउंट रिपोर्ट डालने होंगे, हिसाब किताब देना होगा, वो सब कर सके। तो एक लाइन का ये मुद्दा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज आप समझते हैं शेयर बाजार, जैसे कि वहाँ पर अलग अलग लोग जो अपने शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा? समाज सेवी संस्था है, जैसे एक है CRY क्राई फाउंडेशन, कि जो वो बच्चों की दिवाली ग्रीटिंग कार्ड बना के बेचता है और उसमें से पैसा उसे अनाथ बच्चों का कल्याण करता है। उसी तरह कुछ नाज फाउंडेशन जो कुछ LGBT समुदाय के लिए काम करता हो। तो ये सब लोग की अपने शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यूनिट कुछ निकालना हो तो वो कहाँ जाएंगे? ऑर्डिनरी आप BSE NSE में जाओ तो उधर तो रिलायंस और ये सब के शेयर के बीच वो लिस्ट में कहीं दिखेगा ही नहीं। तो अलग से कोई चीज़ बनाई जाए तो लोगों का ध्यान खींचे, वहाँ इन्वेस्ट करे जिसको करना है। तो ऐसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाए जाए। उसके लिए सेबी ने कुछ नियम फ्रेमवर्क जारी किया, इसलिए वो चर्चा में। अब क्या नियम हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। तो ये हो गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। फिर है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मतलब मान लीजिए मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन के बॉन्ड खरीदे या उसको लोन में पैसा दिया, तो अब सामने वाली पार्टी, जैसे कि क्रेडिट सूज नाम की कोई बड़ी बैंक हो जो मुझसे पैसा लोन में ले रही है, उसने बॉन्ड इशू किए मार्केट में। अब उसने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मुझे वापस करना चाहिए, करेक्ट। बट देयर इज़ अ डेंजर, वो वापस नहीं करेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ? मैं एक लैंडर हूँ, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए कि ये जो क्रेडिट सूज है जिसने मुझसे पैसा उधारी में लिया है वो वापस नहीं करे, तो मेरा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कोई करो। ये ऐसा कि मैं मर जाऊँ तो मेरी फैमिली को कोई पैसा, तो ऐसा मैं LIC से पॉलिसी लूँ तो उसे आप क्या कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ उसी तरह से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे जिसको हम कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो CDS क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट द लैंडर्स और बॉन्ड इन्वेस्टर फ्रॉम द लोन डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। अब यहाँ LIC ऐसा नहीं करिए तो आपको समझ में आए, इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ आपको। ये चर्चा में इसलिए क्रेडिट सूज नाम की कोई स्विट्जरलैंड की बैंक है, उसके ऐसे बॉन्ड के सामने जो CDS थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आए और वो सब क्राइसिस चल रही। एग्जैक्ट क्राइसिस क्या है हमारे लिए काम की नहीं। आगे बढ़ो। उसके बाद दूसरा मामला चल रहा है स्पर्श इनिशिएटिव। अब वो डिफेंस के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय है, वो कुछ कंपनियों और बैंक के साथ मिलके मेरे ख्याल से एक्स सर्विसमैन को पेंशन मिले इसकी कुछ कर रही है। इतना कुछ जोरदार मुझे तो लगा नहीं, पर आपको दिल की तसल्ली चाहिए इसलिए डाल दिया है। मित्रों, आप बिटकॉइन और ऐसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर, उसके प्रॉफिट पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, ऐसा लेटेस्ट बजट 2022 में बोला था। लेकिन ये जितने इन्वेस्टर हैं वो क्या सोचेंगे? हम तो पनामा, मॉरिशस में हवाला के जरिए पैसा बेच देंगे, वहाँ कुछ बेनामी खाते खोल देंगे और वहीं से हम तो बिटकॉइन खरीदेंगे बेचेंगे, तो हमको जो प्रॉफिट होगा तो इनको क्या ही पता चलेगा? मतलब भारत सरकार को क्या ही पता चलेगा? हम तो टैक्स भरेंगे ही नहीं, राइट? तो हम इसे कैसे फिक्स करें? हमने पनामा, मॉरिशस, ये सब जो टैक्स हेवन, कर स्वर्ग हैं, उन पर ज़रा सख्ती करनी होगी। तुम्हारे यहाँ कितने लोगों ने बिटकॉइन खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, कौन से बैंक NBFC से पैसा इधर से उधर गया, सारा हिसाब हमको दो। देन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कि कौन आदमी था। तो ऐसा सब करने के लिए OECD संगठन, उसने कहा है कि ये सभी जो देश हैं उन्होंने क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, उसके जो भी इन्वेस्टर हैं उसका सारा हिसाब किताब हमको देना होगा और हम सब देशों के साथ शेयर करेंगे। तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसका किधर पैसा लगा है और कौन कितना कमा रहा है, किसको कितना टैक्स देना है। तो इसे हम कहेंगे OECD का क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, CARF। तो अपने आप ये जो बिटकॉइन इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो करेंसी, तो उनको फिर पता चले अभी अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। सो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ इट। ऑफकोर्स उससे वो थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है। वो क्या मामला है नीचे सब दिया है, आप आराम से पढ़ लेना। अगेन ये केसरी T-शर्ट किसके लिए? हम तेज़ी से भाग रहे हैं इसलिए। ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, वैसे एक लाइन का ही मुद्दा है। स्विट्जरलैंड भारत को बताएगा कि हमारे कितने भारत के लोगों ने उसके बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, और हम स्विट्जरलैंड को बताएंगे तुम्हारे स्विट्जरलैंड वालों ने कितना हमारे बैंक में पैसा रखा है। दैट इज ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज।
डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि ओएनजीसी में सरकार की शेयर होल्डिंग वो 90% और उसको कम करते करते वो 151% तक ला दे, बाकी के शेयर्स अदानी अंबानी को बेच दे, अदानी अंबानी सरकार को पैसा दे, उससे सरकार गरीब कल्याण योजना चलाए, ऐसा सब, तो उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? पूरी पूरी कंपनी बेच देना, अपने हाथ में शेयर होल्डिंग नहीं रखना, या माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाना। जैसे एयर इंडिया को भारत सरकार ने टाटा को बेच दिया, तो उसे हम क्या कहें? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। लेकिन टॉयलेट बोले तो कान खड़े हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं वॉशरूम। उसी तरह प्राइवेटाइजेशन बोले तो ऑपोजिशन पार्टी कहे नहीं, ये तो बेच दिया अदानी अंबानी को, बिक गई है सरकार, सूट बोर्ड की सरकार, तो इसलिए कान खड़े नहीं हो जाए, इसलिए उसको क्या कहेंगे? टॉयलेट को वॉशरूम कहेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब ऐसा एक आईडीबीआई बैंक है सरकारी, लेकिन लॉस में चल रही है, तो भारत सरकार उसको बेच देना चाहती है। बीच में थोड़े एलआईसी को शेयर बेचे थे, अब ये दोनों जितने भी हैं सब प्राइवेट पार्टी को बेच देंगे, इसलिए चर्चा में रहता है। ये भी 500 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जो नए हैं उनको मैंने बता दिया। आगे बढ़ो। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टअप वाला बैंक से लोन लेगा, वापस नहीं कर पाएगा, तो बैंक का जो नुकसान हुआ तो सरकार उस नुकसान की भरपाई करे, ऐसी ही होता। दैट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। और उसमें और भी मामले, वो आराम से आप पढ़ लेना क्या है। फिर अलग अलग इनोवेशन के रिपोर्ट और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाओं को इतना रैंक मिला। यूपीएससी से ज़्यादा वो सीडी है, सीएपीएफ, ये सब में पूछते हैं, तो देख लेना। बाकी उसमें क्या ऑब्जर्व किया, भारत को क्या प्रॉब्लम है, वो सब दिया है, आराम से पढ़ लेना। मित्रों, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आपको आगे बताया। तो ऐसे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसमें भी एक होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और उसके नीचे होते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो पूरे भारत के हर एक जिले में, हर एक ग्राम पंचायत में ये चीज़ बनाएंगे और उसको दुरुस्त करेंगे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन उन्होंने कहा, इसलिए चर्चा में। पर्पल रेवोल्यूशन एक लाइन का मुद्दा है। पर्पल रेवोल्यूशन वो लेवेंडर नाम का जो जास्मिन या जो फूल का जो नाम होगा, लेवेंडर कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में और बढ़ाने के लिए उसका मुहिम चलाई जा रही है, CSIR उसको देख रहा है। सो दैट इज पर्पल रेवोल्यूशन। फोर्थ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। तो पहली जो हुई वो कोयले से स्टीम इंजन चलते थे, और ब्रिटेन में हुई थी कुछ औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो क्या है? सब कंप्यूटर का यूज़ करो, लेकिन उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, उससे हम स्मार्ट फैक्ट्री बनाएं, कम से कम रॉ मटेरियल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ऐसा सब इसका ऑब्जेक्टिव है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी कोई सेमिनार वर्कशॉप था, उसका उद्घाटन किया, इसलिए चर्चा में। तो बाकी और भी मुद्दे वो आराम से पढ़ लेना। अगेन 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट में भी वीडियो नहीं खींचना। फिर ये अलग अलग संस्था अपना प्रोजेक्शन देगी कि अच्छा भारत सरकार, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। एक साल में आपके देश में कितने वस्तु सेवा का उत्पादन हुआ? मान लीजिए पिछले साल 100 लाख करोड़ का हुआ और इस साल 108 लाख करोड़ का होता, आप क्या कहेंगे? 8% वृद्धि दर है, 8% जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो ऐसा हर एक साल कितना ग्रोथ रेट होगा? अब पुराना तो हमको पता होगा, भविष्य का हमको अंदाजा लगाना होगा 2022 में क्या होगा। पहले बोला होगा 7% होगा, फिर आप बोले नहीं नहीं, ये रशिया यूक्रेन में क्राइसिस है, तो प्रोडक्शन में तकलीफ है, तो 5% होगा। तो ऐसा सब जो प्रोजेक्शन अनुमान लगाए गए होते हैं उसको रिवाइज किया जाता है। तो ये यूएन, कौन सी संस्था है, UNCTAD, फिर वर्ल्ड बैंक, फिर IMF, वो हर 15 दिन बैठ के ये सब करते हैं, तो चर्चा में आते रहता है। मैं इस पर नींद नहीं खोता, क्योंकि अगले साल जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा 2023 जनवरी फरवरी में, उसमें वो बोले उतना हम याद रखेंगे। ये रोज़ लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है, अब आपको भी उस बहाने वो संस्था क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, थोड़ा बहुत पता रहे, इसलिए लिखा है। ऐसा ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट वो IMF ने बनाया, उसमें भी ऐसी सब बातें होंगी, वो देख लेना सब। फिर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हाईवे मिनिस्ट्री के नीचे, वो अपने कुछ राइट्स या इनवाइट्स निकालने वाली, वो क्या है मित्रों? एक तो होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर को दो और वो एक पैसा खोखे में भरेगा और फिर अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड खरीद लेगा, फिर उसमें से उसको जो प्रॉफिट हुआ अपना कमीशन काट के वो आपको पैसा देगा। सो दैट इज म्यूचुअल फंड। अब ऐसे ही ये होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवाइट्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी राइट्स। उनका काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ऐसा जो फंड चल रहा होगा, तो एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही है, उसमें आप पैसा डालोगे और फिर वो एयरपोर्ट, हाईवे, पावर प्लांट, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा और फिर वहाँ से उसको जो यूज़र फी मिलेगी
एयरपोर्ट में जो भी पार्किंग फी, एयरपोर्ट के अंदर जो मैकडोनल्ड, डोमिनो का स्टोर है उससे जो रेंट आता होगा, हाईवे है उस पर जो टोल वसूल करते होंगे, पावर प्लांट है तो उस पर बिजली का बिल आता होगा, वो सब में से वो पैसा फंड मैनेजर कमाएगा, अपना प्रॉफिट काट के फिर आपको शेयर करेगा। दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ऐसे NHAI जो हाईवे अथॉरिटी है वो क्या चाहती है, हमको और हाईवे बनाने, उसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए, तो वो ऐसा फंड निकाल रहा है। अब इसमें मैंने रिच इन्वेस्टर लिखा है। रिच क्यों लिखा है? वो इसलिए क्योंकि ऐसे जो फंड होते हैं उसमें मिनिमम लिखा होता है कि मिनिमम 50,000, मिनिमम 2 लाख रुपये, उतना ही डालो तो ही आपको वो सब्सक्राइब करने देते हैं। तो इसलिए वो रिच इन्वेस्टर ज़्यादातर के लिए है। हाँ, तो चर्चा में क्यों आया? क्योंकि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो ऐसे बॉन्ड्स या ऐसा कुछ इनवाइट्स वो चालू करने वाली है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू डेटा सेंटर। अगर मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट स्टेडियम इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, और मान लीजिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब कि जो जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को लाभ मिलते हैं, टैक्स में, सब्सिडी में, RBI से लोन में, या बैंकों से, NBFC से लोन में, वो सारे लाभ उसको दिए जाएंगे। तो लेटेस्ट बजट में ये कहा था कि ये जो डेटा सेंटर होते हैं जहाँ पर सब सर्वर का डेटा वगैरह स्टोर होता होगा, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देंगे। उसका मतलब ऐसा जो भी इन्फोसिस, IBM वगैरह वो भारत में अपना डेटा सेंटर लगाना चाहे तो सरकार उसको टैक्स में, सब्सिडी में माफ़ी देगी, बैंकों से उसका लोन जल्दी पास हो जाए, उसकी जो भी अलग अलग स्कीम चलती है उसमें उसको और फ़ायदे मिले। तो उसके वास्ते डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया। और भी इसमें आया, मैं वो सब पढ़ लेना इधर से। फिर लीड्स रिपोर्ट, लॉजिस्टिक, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री एक रिपोर्ट बनानी थी कि माल सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कितना जल्दी ले जा सकते हैं, कौन सा स्टेट अच्छा बुरा, ये सब महाराष्ट्र को रैंक 1 मिला वगैरह चीज़ें। ये सब एक एक लाइन में याद रखना है। कुछ और भी मुद्दे होते हैं कि और बेहतर कैसे करें, तो PM गति शक्ति है वगैरह, वो आप, मुझे तो पता है लेकिन आपको नहीं पता होगा, तो आप पढ़ो ताकि आपको कुछ बड़ा सवाल पूछा जाए आप उसमें लिख सके चीज़ों को। PM डिवाइन, NE नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए ये स्कीम है, और चीज़ें वो पढ़ लेना आराम से। 20 मिनट में मैं उसको, 40 मिनट वीडियो में मुझे उसका नहीं खींचना। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, वो कुल मिलाकर बात ऐसी है, ये एयरटेल, जियो, इनको जो भी हर साल कुछ पैसा एक फंड में डालना होता है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, USOF। और फिर उसमें से पैसा ये ग्रामीण इलाके, नक्सलवाद प्रभावित इलाके, वहाँ पर मोबाइल टावर और ग्राम पंचायत तक कुछ इंटरनेट पहुँचाना है, वो सब में ये पैसा यूज़ होता है। अब उसी के अंदर कुछ बजट में ये बोला था कि गांव-गांव तक सस्ता इंटरनेट और टेलीफोन सेवा पहुंचे, ऐसा रिसर्च डेवलपमेंट करवाने वास्ते भी ये वाले फंड में से हम और पैसा नीचे रिसर्च डेवलपमेंट में डालेंगे। उस चीज़ को हम क्या कहें? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। फिर और क्या है वो सब आराम से पढ़ लेना। टेलीकॉम का ही नाम लिया तो उसके अलग अलग पुराने जो कानून हैं, कौन कौन से हैं, जस्ट अ मिनट। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, टेलीग्राफ दिस एक्ट, वो सब अलग अलग कानून को कंबाइन करके एक नया कानून बनाते हैं, उसको कहते हैं ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल। हाँ, तो इसके क्या सेलिएंट फीचर या वो क्या कहना चाहता है? तो देखिए, ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब जो ओवर द टॉप मैसेजिंग सिस्टम है, मतलब एक तो हम SMS भेजते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन ये तो उसके भी ऊपर है, कुछ इंटरनेट की मदद से कुछ चल रहा है। इसको कौन रेगुलेट करता है? पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रेगुलेट करता था, अभी टेलीकॉम मिनिस्ट्री रेगुलेट करेगी, ऐसा ये नया ड्राफ्ट इंडियन टेलीकॉम बिल कहता है। दूसरा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, उसकी कुछ शक्तियों को कम किया जाएगा, उसके कुछ पावर कम किए जाएँ, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को ट्रांसफ़र करेंगे या कुछ ऐसी बातें। क्या है, पूरे टेक्निकल चीज़ें हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, उसको अभी पास होने दो, तब तक मेंस एग्जाम आएगी तो देखेंगे। ये भी हो सकता है तब तक इसमें कुछ खास चहल पहल ना भी हो, या हो सकता है कि कुछ लोग धमाल करें और इसको चेंज कर दिया जाए, जैसा वो किसान कानून में हुआ था। तो फालतू से अभी से सब PhD करने का फ़ायदा नहीं, मेन मुद्दे क्या है वो इधर डाल दिए। फिर कुछ प्लेसेस इन न्यूज़, पहला CNG टर्मिनल कहाँ है, तो गुजरात के भावनगर में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये सब क्या चिकनी चुपड़ी बात है वो। देखिए, आपने ये मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, वो दरअसल सफारी को बहुत पढ़ाई का लोड रहता है, और फिर उसको वो आमिर खान अच्छे से पढ़ाता है वगैरह, वो जो सिलेबस में चेंज करने की बात, पढ़ाई का स्ट्रेस कम किया जाए, तो उसके लिए नई नई चीज़ें लाएंगे, ऐसी चीज़ें वो आराम से चिकनी चुपड़ी चीज़ पढ़ लेना क्या है। उसमें कुछ एक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई, ये क्या है? मित्रों, आप ये PUBG और जो भी दूसरे ऐसे वीडियो गेम्स हैं
उसमें आप जानते हैं आपके पास ये एक मशीन गन हो, फिर दूसरी ज़्यादा पावर वाली मुझे मशीन गन चाहिए, आपके पास ऐसा सब डिस्प्ले स्किन है या आर्मर है, आपको ऐसा चाहिए, तो उसके वास्ते आपको उसमें कुछ नियम होते हैं कि आप पॉइंट्स एक्यूमुलेट करो। आप ज़्यादा लोगों को मारो, दिन में 5 घंटे वीडियो गेम खेलो, तो फिर आपका ये अनलॉक हो जाएगा आर्मर वेपन। अब उसमें क्या आपको सतत बैठे रहना होता है, ऐसा नहीं। आप एक मैच खेलो, फिर कुछ काम करो, फिर वापस दूसरी मैच खेलो। यू कैन लीव ड्रॉप कम बैक, 5 महीने बाद वापस आओ, फिर वापस मैच खेलो और पॉइंट्स बनाते रहो और उस हिसाब से अनलॉक करते रहो। पर ये इधर क्यों बता रहे हो? वो इसलिए कि मान लीजिए दरअसल सफारी एक स्कूल में 100 घंटे पढ़ाई करे, फिर आप जानते हैं उसको कुछ वो जो कुछ शरारत करता है या कुछ, और उसको उस स्कूल से दूसरी स्कूल में डालते हैं। फिर वो दूसरी स्कूल में क्या वापस उसको वही सब पढ़ना है, या कुछ और 100 घंटे नया पढ़ लेगा और फिर ड्रामा पेंटिंग में 50 घंटे कर लेगा, तो उसको बोर्ड एग्जाम का जो सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा? ऐसा कुछ है कि नहीं? प्रेजेंटली इन सब में बहुत क्लैरिटी नहीं है। अमेरिका यूरोप में ऐसा होता है कि आप एक कॉलेज में से एक कोर्स करो आर्किटेक्चर का, इतने घंटे पढ़ाई करो, इतने पॉइंट्स आपको मिले, फिर आप कुछ महीने कुछ अपना नौकरी धंधा करो, फिर वापस दूसरी कॉलेज में जाके दूसरा कुछ कोर्स करो, फिर दोनों के पॉइंट्स कंबाइन करो और बोले कि मिनिमम 40 पॉइंट्स चाहिए, हो गए तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ऐसा सब सिस्टम बने, उसे हम क्या कहें? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। वैसा कि आप एक स्कूल में से लेक्चर करो, फिर दूसरी स्कूल में से कोई कोर्स करो, आप लेबोरेटरी में कुछ काम करो, फील्ड ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है, स्पोर्ट्स, योगा किया, तो कुल मिलाकर इतने इतने घंटे जो भी आपने काम किया वो सब इधर एक्यूमुलेट होगा एक डिजिटल ऑनलाइन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। और फिर जो भी थ्रेशोल्ड बनाया कि कम से कम 40 पॉइंट एक्यूमुलेट करो तो फिर आपको डिग्री मिल जाएगी, ऐसा सब होने वाला है। उसके सब गाइडलाइन इशू की इसलिए चर्चा में रहता है। कुल मिलाकर जिस्ट क्या था मैंने आपको बताया। इससे फ़ायदा क्या? जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, थोड़ा पढ़ के छोड़ जाते हैं, फिर उनको वापस आना हो तो सुविधा रहे। फिर उसमें पंचकोशा फ्रेमवर्क और एडल्ट एजुकेशन के लिए और मदर टंग प्राइमरी सब लैंग्वेज जो भी मान लीजिए कक्षा 8 तक मातृभाषा में पढ़ाया जाए, और इधर उधर की जो बातें हैं वो सब नेशनल ये करिकुलम फ्रेमवर्क में एक बात, और दूसरा ये टॉपिक जो अभी मैंने पबजी का एग्जांपल देके आपको पढ़ाया, दैट इज़ ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, वो सब आराम से आप देख लेना। फिर भाषा केंद्र बनाएंगे और उधर सब लैंग्वेज प्रमोट करेंगे। और टेली मानस इनिशिएटिव एक लाइन का मुद्दा है, आपको सब डिप्रेशन स्ट्रेस है तो आपको मदद करने की हेल्पलाइन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दो आयरलैंड और जर्मनी की कुछ एनजीओ टाइप संस्थाओं ने इसको रिलीज़ किया है। इसमें वो क्या नापते हैं? अंडर नॉरिशमेंट, मतलब आपको क्या पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही। दूसरा वो नापते हैं स्टंटिंग, स्टंटिंग मतलब एज के हिसाब से आपकी हाइट कम है। वेस्टिंग मतलब हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है। और 5 साल के छोटे से कम उम्र के कितने बच्चे मर गए, ये सब का वो रैंकिंग निकालते हैं। और भारत का रैंक कुछ बहुत ही 101 था, फिर गिर के अभी 107 हो गया, तो कंट्रोवर्सी। भारत सरकार ने रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है क्योंकि उनका ये कहना है हमारे देश में 133 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, आप ये 3-4 हज़ार को फ़ोन करके, तो मतलब सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल। आप फिर उनको प्रश्न पूछते हैं, अच्छा तुमने आज कितना खाना खाया, तुमको लगता है तुमने कम खाना खाया, हाँ, तो वो कहेगा हाँ, तो फिर ये नेगेटिव लिखेंगे। और उसी तरह जब आप कहते हैं 5 साल के छोटे उम्र के बच्चे जो मर गए, तो वो तो कोरोना में भी मर सकता है, एक्सीडेंट में भी मर सकता है, उसको खाना पर्याप्त मिलता हो, लेकिन कुछ डेंगू, टाइफॉइड, जापानीज एनसीफिलाइटिस हो गया इसलिए मर गया। तो और भी तो आयाम हो सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो डेटा से कि ये रैंक हमारा इतना गिरा हुआ है। इसलिए भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से मना किया है। पूरा महीना फिर उसकी सब कमेंट्स और कमेंट्री चलती रही, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर हमने कौन कौन सी योजना चलाते हैं वो सब लिखा है, वो भी आप देख लेना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो क्या है? कोरोना के दौरान गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिले, ऐसी योजना थी। वैसे वो सितंबर में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन ये गुजरात में चुनाव है तो लोग थोड़े खुश रहे, इसलिए दिसंबर तक उसको एक्सटेंड किया। क्रिटिक्स का ये कहना है ये सब के चलते पैसा सरकार के पास है नहीं और ये सब फिजिकल डेफिसिट बढ़ाएगा, और इतना आप मुफ्त में अनाज जो दे रहे हैं तो फिर अनाज की फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास शॉर्टेज हो जाएगी, फिर अचानक कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो हमारे पास अनाज ही नहीं बचेगा, वगैरह वगैरह। और अब तो कोरोना चला गया है तो लोग अपने पैसों से खरीदे, सरकार को इतना सब मुफ्त बांटने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा ही एक और मुद्दा है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आपको 10 सवाल पूछेंगे, तुम्हारे घर में गोबर से खाना पकाते हो, एलपीजी से बनाते हो, कैरोसिन से बनाते हो, तुम्हारे घर में टीवी फ्रिज मोबाइल है कि नहीं, वगैरह वगैरह। और ऐसे 10 सवाल में वो निकालेंगे कि आप कितने गरीब हैं, और फिर वो निकालेंगे कि इस हिसाब से भारत देश की इतनी परसेंटेज जनता गरीब है। तो चर्चा में क्यों रहा होगा? क्योंकि एक ज़माने में भारत की 55% जनता
इस हिसाब से गरीब थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से, जो अभी गिर के 16% हो गई। मतलब मोदी सरकार की अलग अलग नीतियों के चलते करीब 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए वगैरह वगैरह। इस पे मैं अभी बहुत दिमाग नहीं खर्च करा। इसका कारण क्या, अभी जनवरी फरवरी में नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, दोनों जगह वो लोग इसको वापस से चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि देखो हमारी उपलब्धि है, तो वापस से उधर आएगा ना तो पढ़ लेंगे। अपनी एग्जाम कल सुबह नहीं है, कुछ लोग पूरा दिन उसी स्टेज में घूमते रहते हैं, जबकि आपको लंबा सोचना है कि मुझे अपना टाइम जो स्पेंड करना है तो मैं कहाँ कहाँ करूँ। तो प्रश्न तो तुमने इधर क्यों दिया है भाई, आपको पेज व्यू चाहिए, मुझे पेज व्यू चाहिए, आपको दिल की तसल्ली चाहिए, इसलिए मैंने तो दिया है। फिर एक मामला चल रहा है, जस्ट अ मिनट, मीडिएशन बिल। मित्रों, दीवानी मामले, कमर्शियल डिस्प्यूट, मैंने आपको चेक दिया, मेरे बैंक बैलेंस नहीं था, चेक बाउंस हो गया। हमने कुछ प्रॉपर्टी डील की, मैं आपको पोजीशन नहीं दे रहा। हमने कुछ रॉ मटेरियल मैंने आपको सप्लाई करना था, मैं नहीं कर रहा। तो ऐसे जो मामले होते कोर्ट के बाहर उसका निपटान हो सके, उसके लिए कुछ अलग अलग कानून में प्रावधान तो है, लेकिन वो जोरदार नहीं है। तो उन सबको कंबाइन करके बेहतर चीज़ करे, उसको कहें मीडिएशन बिल। इसके भी सेलियंट फीचर तो एक लाइन में मैंने आपको बताया, इसमें हम और समझेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें वो वापस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर याद करो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 15 अगस्त को क्या कहा था कि 2047 तक भारत की आज़ादी के 100 साल खत्म हो तो हम अपने को डेवलप कंट्री बनाएंगे। तो उसमें ये भी एक मामला होगा कि ये सब करना जरूरी है, सिंगापुर और नेदरलैंड जैसा जोरदार कर दो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे में इसका और जिक्र होगा तब हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो इधर दिया क्यों है, अगेन द सेम थिंग, आपको तसल्ली चाहिए और मुझे पेज इसलिए दिया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वो कुछ संगठन है कि जो ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नेंस और वो सब में वो काम करता है। उसके कुछ जो भी 100 साल या 50 साल पूरे हुए वगैरह फैक्चुअल चीज़ें, कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे ये कुछ काम करता है। काम का है मित्रों, सब्जी रोटी दाल चावल अपनी क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह चीज़ें वो खत्म हो जाए, फिर ऐसी ईयर बुक मिसेलेनियस टाइप चीज़ें देखनी चाहिए। क्या परीक्षा में पूछते हैं, एक दो बॉम्ब फूट जाते हैं, जैसे अभी लास्ट ईयर मतलब 2022 की प्रीलिम में कुछ पूछा टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कि दुबई में उसका ऑफिस है कि नहीं या कुछ। हाँ तो हो सकता है कुछ कोल कंट्रोलर ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पूछा, तो देख लेना आपको टाइम मिले तो। मित्रों, हर रविवार अनअकैडमी का एक यूपीएससी कॉम्बैट चलता है। वो ऐसा कुछ 50 प्रश्न होते हैं 60 मिनट में, आप उसको 11 बजे लाइव टेस्ट दो, तो उसमें अलग अलग बार, कुछ बार इनाम होते हैं बड़े बड़े, ये मैकबुक लैपटॉप वगैरह, और कुछ बार की स्कॉलरशिप वगैरह मिले, जिससे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाए। तो उसका फ़ायदा उठाइए, हर रविवार ये होता है। अलग अलग यूपीएससी टॉपर्स भी इसको रेगुलरली देते थे, आप भी दीजिए, फ़ायदा। अनलॉक कोड यूज़ करें mona.org। अब ये हमने इकोनॉमी देखा, इकोनॉमी में जो काम की चीज़ें थी मैंने बताई, बाकी मतलब ये जो पीडीएफ है उसको आप आराम से देख लेना। इकोनॉमी में भी मैंने आपको बताया कि ये मेरा नेक्स्ट कोर्स कब आ रहा है, 17 नवंबर से 8 फरवरी तक, ओनली फॉर प्रीलिम्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैं पढ़ाऊँगा, दैट इज़ ओनली फॉर प्रीलिम्स। इसको मैं कहता हूँ रफ्तार। फिर फरवरी में दोबारा वो वाली चीज़ का मैं नया लाइव बैच लेके आऊँगा, वो 16 फरवरी के अप्रॉक्सीमेटली से 7 मई तक चले। हालांकि तब तक राह न देखें आप, अगर आपको पढ़ना है तो आगे पढ़ लो। उसका कारण क्या, भी तब आपको रिवीजन करने के लिए भी तो टाइम मिलेगा, वरना टाइम कम मिलेगा। और फिर उसके बाद सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मई महीने में मैं अलग से 2-3 लेक्चर का कोर्स होगा। इन सब के अलग अलग पैसे नहीं देने, एक ही सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार जैसी चीज़ें, अनअकैडमी, एक बार आपने परचेज किया आपका सब अनलॉक हो जाता है। उसका डिस्काउंट कोड mona.org यूज़ करें, और डिस्काउंट में भी और भरपूर डिस्काउंट और ऑलमोस्ट फ्री हो जाए तो उसके वास्ते ये रविवार को 13 तारीख को जो अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट यूसीएससी आने वाले उसमें पार्टिसिपेट करें। 40 करोड़ तक की सब स्कॉलरशिप है अलग अलग। ऐसे ही उसको डिवाइड किया गया है कि हर दूसरा कंटेस्टेंट उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए, तो उसका फ़ायदा उठाइए। और साथ ही साथ उसमें टॉप रैंकर को मैकबुक, आईपैड वगैरह मिले, वो मैंने आपको बताया। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। अनअकैडमी क्या है, सिंपल तो मैंने बताया, अमेजॉन, हॉटस्टार, प्राइम जैसा है। कुल मिलाकर बड़े बड़े टीचर के लाइव क्लासेस होते हैं। क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। उसी के अंदर एम्बेडेड है प्रीलिम की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ विथ इवैल्यूएशन, और आपको सब नोट्स भी दिए जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक या कॉम्बो पैकेज लेते, कॉम्बो पैकेज मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट वाला भी साथ में खरीदा, और आइकॉनिक पैकेज मतलब उसमें आपको मेंटर असाइन किए जाते हैं, वो ऐसे कि जो असिस्टेंट कोच का काम करे, आपको पर्सनली आपके टच में रहे फ़ोन और वगैरह से, डिस्कॉर्ड चैनल वगैरह से,
और आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करे, क्योंकि मेन जो टीचर होगा वो आपको हर रोज़ तो हाथ पकड़ नहीं सकता, तो असिस्टेंट कोच का वो काम होता है। तो अगर आप आइकॉनिक और कॉम्बो पैकेज लेते हैं तो उसमें ये 20 नोट्स उसकी आपको फिजिकल कॉपी मिलती है, बाकी सबको भी मिलता है, पर उसको डिजिटल एडिशन मिलता है जो वो वेबसाइट पर देख सकता है, पर उसको प्रिंटेड वाला चाहिए तो ये ऐसे। और अनअकैडमी की ये सब चीज़ों से फ़ायदा भी हुआ है। 170 से ज़्यादा टॉपर्स अनअकैडमी ने दिए हैं, उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 जागृति अवस्थी जो IAS ऑफिसर बनी तब तक लोग शामिल हैं। तो खैर अभी मैंने आपको करीब 6-7 महीने जितना अपने पास समय बाकी हो, और फिर आप उसमें 1.5-2 महीने आपको रिवीजन में देने हैं, तो नया पढ़ने के लिए 4-4.5 महीने बाकी है। आपको ये कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना अलग बात, बट बी सीरियस और सिस्टमेटिकली तैयार करो, इधर उधर घूमते मत रहो, वरना सक्सेस मिल नहीं सकता। एनीवेज नाउ लेट अस कम बैक, हम जो पढ़ रहे थे, तो हमने अभी तक पॉलिटी ख़त्म किया, इकोनॉमी ख़त्म किया। ये वीडियो को आप ये इधर ही स्टॉप करके इकोनॉमी पढ़ लो जो यहाँ तक हम पहुँचे, पेज 60 के आसपास। फिर आप वापस आना इतना ख़त्म करके, और फिर हम IR और डिफेंस की बात करें। तब तक मैं पानी पी लूँ। हाँ, तो वेलकम बैक। IR डिफेंस, एक तो चीज़ है आपस्पा। मैं तो इसको पढ़ने नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे ये पहले से पता है, 2-3 अटेम्प्ट दे के जितने लोग बैठे हैं सबको पता है। वो ऐसी चीज़ की ये डिस्टर्ब एरियाज़ जैसे आसाम, मणिपुर, नागालैंड की, जहाँ पर उग्रवाद इंसर्जेंसी की तकलीफ है, तो वहाँ आर्मी वाले जो काम करते हैं, उसने किसी का एनकाउंटर किया तो क्या उसको लोकल पुलिस या जुडिशरी कुछ सज़ा कर सकती है, या उसकी अलग कोर्ट होगी, उसको ज़्यादा पावर दिया जाएगा? ये सब के लिए वो कानून है। नेगेटिविटी में इसलिए रहता है कि कुछ बार आर्मी पर आरोप लगता है कि आपने फेक एनकाउंटर किया, आपने ज़रूरत से ज़्यादा जागती की, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, कस्टडी में किसको टॉर्चर किया वगैरह। उसके लिए एक उनकी लीडर थी इरोम शर्मिला, उसने बहुत सालों तक अनशन भी किया था, फास्ट किया था। तो चर्चा में इसलिए रहता है कि ये वाले एरिया में लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उसके लिए आता है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव आयाम क्या है, अलग अलग समितियों ने क्या कहा, वो चीज़ इधर दी है। मैंने आपको बताया मैं पढ़ने नहीं बैठ, 2-3 अटेम्प्ट वाले पढ़ने नहीं बैठेंगे अगर वो सीरियस है, क्योंकि उनको ये चीज़ पहले से पता होगी। आपको नहीं पता है तो पढ़ लेना, तो ख़त्म। उसके बाद कुछ रिपोर्ट आया था कि भारत वो कितना आर्म्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, और उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, तो कौन कौन सी योजना चल रही है, ये सब आप पढ़ना, मेंस में कुछ पूछा जाए तो आप लिख सकें। फिर ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, वो ऐसा है कि INS अरिहंत उसके अंदर ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल फिट करेंगे। तो मान लीजिए भारत के ऊपर पाकिस्तान या चीन न्यूक्लियर अटैक करता है और हमारे जितने न्यूक्लियर मिसाइल है वो तबाह कर देता है जो ज़मीन के ऊपर हमने इंस्टॉल किए थे, तो फिर भी अपने पास सेकंड स्ट्राइक या रिटालिएटरी स्ट्राइक करने के लिए ये समंदर में घूमता रहेगा ना, उधर से छोड़ेंगे और उसको ठीक कर देंगे। तो उस चीज़ को ये इसके लिए फ़ायदा है। बाकी वही सब बातें, वो चीज़ें उसकी और चिकनी चुपड़ी जो लिखनी है वो उस पर लिखे। न्यूक्लियर टायर्ड क्या होता है, न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, 12 नवंबर तक में हिंदी PDF आ जाए, उसमें आप देख लेना। फिर अलग अलग डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह हुई थी, वो भी जनरल नॉलेज CDS CAPF आप करना चाहते हैं तो उसकी एग्ज़ाम के लिए कर लेना। LCH प्रचंड क्या है, अटैक हेलीकॉप्टर है, एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया, और 5,000 मीटर ऊपर तक वो चल सके, और जो भी सर्च रेस्क्यू बंकर डिस्ट्रॉय वगैरह कर सकता है, आराम से पढ़ लेना। HTT-40 क्या है, वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, नए पायलट को सिखाने के लिए वो एयरक्राफ्ट, और वो भी नया कुछ बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने इसलिए। अग्नि मिसाइल और ये सब, इंटरपोल, वो सब आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ें। ऑकस उसकी कुछ समिट हुई होगी या कुछ, इंटरपोल की रेड पोल नोटिस कब आती है और कब कौन सी आती है वो ज़रा देख लेना। चर्चा में इसलिए कोई खालिस्तानी संगठन का मेंबर था, भारत सरकार ने कहा उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी करो, इंटरपोल ने कहा आपने पर्याप्त सबूत नहीं दिए, इसलिए वो चर्चा में आ गया था। फिर UN ह्यूमन राइट काउंसिल, जहाँ भारत सदस्य है और कुछ मामला आया होगा उइगुर मुस्लिम के बारे में, चीन में भारत ने वोट दिया होगा नहीं दिया होगा, ऐसी सब चीज़ें। चीन का ही नाम लिया तो वुल्फ वॉरियर क्या है, लड़ाकू किस्म की, जैसे आपने TV डिबेट्स में देखा होगा कुछ पैनलिस्ट काफ़ी झगड़ालू हो जाते हैं, तो चाइना के एम्बेसडर डिप्लोमेट भी ऐसा करते हैं कि वो ज़्यादा झगड़ालू हो जाते हैं जिस भी देश में उनका पोस्टिंग हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी।
रशिया यूक्रेन और उसमें उसने कि ये वाले इलाके अब से हमारे हैं, ऐसा रेफरेंडम जनमत संग्रह, और फिर उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन में कोई प्रस्ताव आए, भारत उसमें हाजिरी देगा नहीं देगा, एब्सटेन किया वोट किया, वो सब चर्चाएं होंगी, वो आराम से पढ़ लेना। इजराइल लेबनान तो नक्शे में सब देख लेना। अब उनके बीच ये जो भी मैरी टाइम बॉर्डर होगी और उसके कुछ उनके लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उन्होंने आपस में सेटलमेंट किया कि इतना एरिया तुम्हारा, इतना एरिया हमारा। फिर ये रशिया और उसके वो चीज़ें आप देख लेना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन, उसका काम क्या है? अलग अलग देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। लेकिन अगर कोई सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, ज़्यादा सब्सिडी देती है, तो वो सब चीज़ें डिस्टॉर्ट हो जाएंगी, विकृत हो जाएंगी, सबको बराबर मौका नहीं मिलेगा। तो जब हम खेती बाड़ी करते हैं और सरकार उस पर बहुत ज़्यादा किसानों को सब्सिडी दे, तो हमारा अनाज सस्ता हो जाएगा, और फिर अमेरिका अपना अनाज बेचे तो भारत में कोई खरीदे नहीं कि भाई हमारा तो लोकली बहुत सस्ता है। तो हर एक देश को बोला जाता है कि भाई तुम फूड सब्सिडी कम करो। भारत ने कहा नहीं, हम तो बहुत, हमारे किसान गरीब है, उसको तो ये सब हमको देना पड़ेगा सब्सिडी। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें हम उसे हर साल 6,000 रुपये देते हैं। तो ये सब की लड़ाइयाँ चल रही थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली समिट हुआ, तब कहा गया कि ठीक है तुमको छूट देते हैं, तुम दे दनादन फूड सब्सिडी दो, हम तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। अब ऐसा पहले हुआ था, फिर अभी WTO ने कुछ 10 मेंबर की कुछ समिति बनाई और वापस से उसकी चर्चा और इन्वेस्टिगेशन करने बैठे, तो भारत ने ऐतराज़ जताया कि एक तो हमको पूछा क्यों नहीं, और हमने जो आगे अग्रीमेंट किया था उसमें ये सब बात नहीं थी वगैरह। अब पूरी असल में क्या चीज़ है, मैं उसमें बहुत PhD में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो एक लाइन का मुद्दा हुआ कि फूड सब्सिडी में भारत और WTO के वादे चल रहे। अब एग्जैक्ट क्या है इसमें, आप, मुझे यकीन है द हिंदू वाले ने इस पर पूरी PhD करी होगी, क्योंकि उसने पूरी 10 साल से वो इस पर PhD कर ही रहा है। मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, जो सिंपल चीज़ थी मैंने आपको बता दी। बाकी जो थियरी है ये सब ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स वगैरह, वो हम फ्री लेक्चर में कई बार देख चुके हैं, आराम से देख लेना। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग और भारत और अफ्रीका के रिश्ते, वो असल में गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो, ऐसा डिफेंस एग्जीबिशन हुआ था। उसके साथ साथ अफ्रीका वालों से भी हमने समिट की थी। कुछ गांधीनगर डिक्लेरेशन आएगा, शांति करेंगे, लोन में पैसा देंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब बातें होंगी, वो देख लेना। उसी तरह ये ईस्ट एशिया समिट के एजुकेशन की सब समिट हुई, कौन से मेंबर हैं। ओपेक का, ओपेक क्यों चर्चा में रहता है आप जानते हैं? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का ये सब ग्रुप है। थोड़े थोड़े समय पे मिलते हैं, हम कहते हैं कि अब हम सप्लाई कम कर देंगे ताकि ऑयल महंगा हो जाए और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, तो उसके लिए वो अप डाउन में चर्चा में रहते हैं। हर बार मैं पढ़ने नहीं बैठूंगा, मुझे मेंबरशिप याद हो तो मेरा काम हो गया, आगे बढ़ो। तो डिफेंस के बाद अभी हम आए इंटरनल सिक्योरिटी फॉर UPSC मेंस पेपर 3, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। उसमें कुछ केरला का एक संगठन था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और वो टेररिज्म और सब ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने उसको प्रतिबंधित घोषित किया। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त होगी, वो किसी से मेंबरशिप फी नहीं ले सकता, उसका वेबसाइट बंद करवाएंगे, उसके सब मेंबर को अरेस्ट करेंगे वगैरह। क्या उसके खिलाफ वो जा सकते हैं? कुछ रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की कमेटी बने और ऐसे सब चीज़ें, वो पूरी थियरी इधर दी, आप आराम से पढ़ लेना। तो ये हमने देखा इंटरनेशनल रिलेशन। मित्रों, UPSC की मेंस एग्ज़ाम सितंबर में ख़त्म हुई, उसका रिजल्ट करीब 60 दिन बाद आता है, तो अभी नवंबर एंड या दिसंबर तक रिजल्ट आ जाए। उसके बाद होता है इंटरव्यू स्टेज। अगर आप क्वालिफाई होते हैं, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो उसके लिए स्टडी मटेरियल, मॉक इंटरव्यू, ये सब आपको फ्री में प्रोवाइड करने के लिए अनअकैडमी का लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है, उसे आप ज्वाइन करें। इससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। पिछले 2 साल में 170+ टॉपर्स भी आए हैं, और ये सब फ्री में होता है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। उसकी भी सब लिंक वगैरह, वो बार कोड और चीज़ें दी होंगी। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें moral.org। तो ये हमने देखा इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद ज्योग्राफी, वो प्लेसेस इन न्यूज़ था, मैं उड़ा देता हूँ। कुर्द लोग कहाँ पर रहते हैं, बुर्किना फासो कहाँ पर है, कर्च ब्रिज कहाँ पर है, और वो सब चीज़ें, वो छोटे छोटे 2-2 लाइन के मुद्दे हैं। 40 मिनट मुझे इसमें नहीं खींचने इसको, वैसे भी ये 60 मिनट तो हो ही गया है, पर ये स्पेसिफिक सेगमेंट का 40 मिनट मुझे नहीं खींचना। पढ़ के ख़त्म करो। कौन से बॉर्डरिंग कंट्री, प्रश्न ये कब पूछते हैं, जब हाँ भी पूछते हैं। आप उठाओ पेपर, ये अभी 2022 प्रीलिम जो हुई जून 5 को, ऐसे सब नेगेटिव न्यूज़ में भी जो जगह ये चर्चा में थी, उसके बारे में भी MCQ में पूछा। अफगानिस्तान में वो तालिबान की सरकार है, तो आजू बाजू पड़ोसी देश कौन से हैं। कुछ साउथ सूडान वगैरह में रेफ्यूजी आ रहे थे, उसका पूछा।
कुछ लीबिया वगैरह में सरकार गिराई गई थी उसका पूछा, तो मैप बेस्ड चीज़ें पूछी जाती है, नज़र में रहना चाहिए। उसके बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एक एक लाइन में कुछ चीज़ें याद कर दो। वर्ल्ड वाइड फंड WWF उसने एक रिपोर्ट निकाला है, लिव इन प्लानेट रिपोर्ट 2022। अब उसमें क्या लिखा हो मैं पढ़ने नहीं बैठूँ, पता है आपको क्या लिखा होगा भाई, सब पशु पक्षी जोखिम में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है वगैरह। कुछ नए टाइगर रिजर्व बनाए जाएंगे, कौन कौन से जगह, ये भी पढ़ के खत्म करो, इसका मुझे लंबा नहीं खींचना। चीता मित्र क्या होता है, वो मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीताओं को नामीबिया से विस्थापित किया गया, लोकेट किया गया, तो कोई उसको मार नहीं दे, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो है लेकिन साथ में कुछ वॉलेंटियर्स भी रखें, तो वो उसको क्या कहें, चीता मित्र। फिर ये जो बंदर जैसा दिखने वाला जानवर है इसको हम क्या कहें, स्लेंडर लॉरिस। तो तमिलनाडु में उसकी अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। तो वो कहाँ बनाई गई है और ये क्या खाता पीता है, ये सब इधर दिया है, आराम से पढ़ लेना, दैट्स डन। फिर ऐसे कुछ और मुद्दे, कॉम्प्रेस बायोगैस का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ बनाया गया, क्या ये पूछते हैं। अभी मेरे ख्याल से लेटेस्ट प्रीलिम जो 5 जून को, इसमें भी पूछा लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ है, लार्जेस्ट विंड पार्क कहाँ है, तो पता होना लार्जेस्ट वगैरह। फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या है, एक ही गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी यूज़ कर सको, इथेनॉल भी यूज़ कर सको, 2-4 जात के फ्यूल यूज़ कर सको, उसे हम कहें फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। ऐसा कोई नया ब्रांड निकला है, टोयोटा या की कोई कंपनी ने निकाला है। भारत का सबसे पहला सोलर विलेज कहाँ पर है, तो गुजरात के मोढेरा में, जहाँ सूर्य मंदिर के लिए भी वो मशहूर है। सोलर विलेज मतलब क्या, उससे कुछ दूर 8 हेक्टेयर ज़मीन में ऐसे सोलर सब पैनल लगाएं, उससे जितनी बिजली आएगी दिन में भी और रात में बैटरी में स्टोर करें, रात को भी, तो पूरा दिन और रात सिर्फ सोलर पावर से चले, ऐसा विलेज याद रखना है। हाँ मैंने अभी आपको बताया ना, 5 जून को जो प्रीलिम हुई थी 2022 में, उसमें ऐसे सुपरलेटिव पूछे गए थे, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, तो याद होना चाहिए। फिर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसकी कुछ मीटिंग हुई, कहाँ हेडक्वार्टर वगैरह देख लेना, सिंपल है। तो मित्रों ये सब था एनवायरनमेंट। उसमें भी अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता, देखो अभी मुझे पता चला, ये आप अनअकैडमी का सब सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको ट्रायल लेना है, 7 दिन का फ्री ट्रायल आपका हो जाता है। ये वाला QR या फिर क्या MEG10 ऐसा वो कोड यूज़ करके आप उसका लाभ ले सकते हैं, तो वो भी करके देख लो। मतलब अच्छा है, 7 दिन का एक्स्ट्रा मिल गया, फिर उसके बाद आप करें कुछ। साइंस, साइंस में बड़ी चीज़ रही थी नोबेल प्राइजेस। मुझे बीच में किसी ने पूछा कि नोबेल तो कहाँ पूछते हैं, मित्रों वो सीधा सीधा नहीं पूछते हर बार, कुछ बार इनडायरेक्ट पूछे कि ग्राफीन का बारे में पूछे। वो ऐसा नहीं कहे कि ग्राफीन का अवार्ड मिला था इसलिए हम पूछ रहे हैं, वो खुल के थोड़ी बोलेगा। फिर कुछ CRISPR-9 जो DNA एडिटिंग टूल है उसके बारे में पूछा, वो ऐसा नहीं इसको नोबेल मिला इसलिए हम पूछ रहे हैं, वो तो पूछ लेगा, उसको पूछना है। फिर अभी कुछ 2014 में ब्लू LED को नोबेल मिला था, LED जो बल्ब होते हैं। और फिर ये 2021-22 में जो मेंस एग्जाम हुई उसमें ऐसा पूछा कि ब्लू LED को नोबेल मिला, तो ब्लू LED कितना महान है, उसका क्या महत्व है, उसकी चर्चा करो। तो पुराना भी ऐसा पूछते हैं, हमको बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब नोबेल प्राइज देखिए, इसमें किसको मिला उसका नाम याद नहीं रहे तो बहुत लोड नहीं लेना, सिवाय कि वो भारत का व्यक्ति हो। लेकिन किस चीज़ के लिए मिला, फॉर व्हाट पर्पज इट इज गिवन, वो तो हमको याद रखना है, कम से कम 1-2 साल का याद रहे तो बहुत बेहतर है। मेडिसिन का किसको मिला, मुझे याद है भाई, नियंडरथल के DNA एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी के लिए मिला है। क्यों याद है, मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा था, फिर उसका मैंने वीडियो बना के डाला था, मैंने ये पोस्टर बना के डाला, तो मेरा 3 बार रिवीजन हो गया, मुझे याद है। आप भी 3 बार रिवीजन करो और याद करो। दूसरा फिर नोबेल इन इकोनॉमिक्स, ये भी बिना पढ़े मुझे तो याद है कि बैंकिंग सेक्टर पर अच्छे से रेगुलेट नहीं करोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर पर अच्छे से रेगुलेट करना जरूरी है। तो हो गया। और वो अमेरिका के ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट थे, मुझे कैसे याद है, 3 बार मैंने पढ़ा है तो मुझे याद है, आपको 3 बार रिवाइज करो। तीसरा नोबेल इन केमिस्ट्री, ये क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला। वो ऐसा क्लिक करना मतलब दोनों के बीच रिलेशन अच्छा हो जाना, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढे जिनका आपस में क्लिक हो जाए, अच्छा रिलेशन हो, ताकि समझो 10 लीटर एक केमिकल, 10 लीटर दूसरा केमिकल बनाया, तो उसमें से 5 लीटर जो फाइनल दवाई बन रही है, पैरासीटामोल, ब्रूफेन, कुछ वो बन जाए। क्योंकि आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन में वेस्टेज और बाय प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट बहुत होते हैं, तो आप अगर 10 लीटर यूज़ करेंगे तो उसमें से 500 मिलीलीटर कुछ दवाई मिले। पर अगर अच्छा क्लिक केमिस्ट्री के ऐसे सिद्धांत यूज़ करेंगे तो 10 लीटर में से 9 लीटर आप 10 लीटर रॉ मटेरियल यूज़ करो, 9 लीटर आपका आउटपुट हो जाए, तो बहुत सारा आप केमिकल बचा सकते हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। तो ये सब वास्ते क्लिक केमिस्ट्री को नोबेल केमिस्ट्री प्राइज़ मिला। नोबेल फॉर पीस वो बेलारूस का एक एक्टिविस्ट था,
रशिया और यूक्रेन की 2 ह्यूमैनिटेरियन सेवाभावी संस्था थी, उन 3 लोगों को मिला है शांति। और फिर नोबेल लिटरेचर फ्रांस की एक महिला को मिला, क्या है उसका नाम, एनी एर्नुक्स। और उसने कौन सी किताब लिखी, इतना सब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, खासकर आईएएस एग्जाम के लिए, लेकिन नॉन आईएएस एग्जाम में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अच्छा वो ब्रिटेन की नहीं थी, अमेरिका की नहीं थी, वो पुरुष नहीं था, वो एक महिला थी। नोबेल इन फिजिक्स वो क्वांटम एंटेंगलमेंट, मतलब उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं की शोध के लिए दिया गया। क्वांटम चीज़ क्या होती है वो आप पढ़ देखिए। एक तो कंप्यूटर होते हैं बाइनरी, 0 और 1 के कैलकुलेशन से वो काम करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर उससे वो फिजिक्स में क्वांटम की अवस्थाओं के हिसाब से करते हैं। क्वांटम एंटाइगलमेंट की अच्छी रिसर्च करें, उससे फ़ायदा क्या है, ऐसे कंप्यूटर और बेहतर या सस्ते या तेज कर दिए जा सके, तो फिजिक्स का नोबेल उसके लिए मिला। उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज़, बुकर प्राइज़, ये सब किसको मिला देख लेना। फिर साइंस में और चीज़ें क्या, ये जियोस्पाशियल कांग्रेस हुई, जियोस्पाशियल टेक्नोलॉजी की थियरी सब दी है, जीपीएस क्या है। फिर ओआरएस गोल मित्रों, आपको दस्त यानी डायरिया हो जाए तो शरीर से बहुत सारा पानी अपना चला जाता है और आदमी उसके चलते मर भी जाता है। तो उसे जितना बॉडी में से पानी और न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है तो सामने उसको और देते रहना पड़े, लेकिन वो ज़्यादा खाना नहीं खा पाएगा क्योंकि उसको तो दस्त हो गए, डायरिया है। तो उसके वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट का ऐसा कुछ मिश्रण पिलाया जाए, उसको कहते हैं ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। और उससे बहुत लोगों की जान बची। 70s के ज़माने में डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने इसका सब रिसर्च किया था, उनका कुछ देहांत हुआ इसलिए चर्चा में। एरबीएम क्या है, वो कोई जात का मालवेयर है, बस एक लाइन में याद करो। पेगासिस क्या था, मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते थे, वो स्पाईवेयर था। वोनाक्राई क्या था, पेटिया क्या था, मेरे ख्याल से रैंसमवेयर था। क्या ये सब याद रखना है? हाँ, यूपीएससी ने आईएएस एग्जाम में एक बार पूछा था वोनाक्राई और पेटिया क्या है, तो हमने देख लिया। डोवराक टेक्निक क्या है, साइक्लोन या ऐसा प्रिडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने की टेक्निक, उसको जो वैज्ञानिक ने बनाया था अमेरिका का था, उसका नाम हम याद नहीं रखेंगे, डोवराक कुछ होगा सरनेम, तो उसका देहांत हुआ इसलिए चर्चा में। तो एक एक लाइन में ये तो याद रखना है भाई। कार्बन डेटिंग क्या होता है, कोई चीज़ कितनी पुरानी है उसको नापने के लिए कार्बन डेटिंग एक मेथड है कि उसमें वो कार्बन का डीके कितना होता है, उसका जो भी हाफ लाइफ के हिसाब से करेंगे। पूरा साइंस में इधर पढ़ा नहीं रहा, वो चर्चा में इसलिए कि ज्ञानवापी जो मॉस्क है वहाँ पहले कुछ मंदिर था, तो उस एरिया के जो भी अवशेष मिले हैं उसका कार्बन डेटिंग करो और पता चले पहले कौन आया था, वो सब के लिए चर्चा है। बाकी उसकी थियरी जो है वो आप साइंस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो और सब थियरी के मटेरियल होते हैं उसमें देख लेना। नाविक, नाविक है जैसे अमेरिका का जीपीएस है, रशिया का कुछ ग्लोनास है, चाइना का बाइडू या कुछ है, ऐसा ही है नाविक है। इंडिया का जीपीएस टाइप की सिस्टम है, जो भी 5-7 सैटेलाइट है 1500 किलोमीटर भारत के इर्द गिर्द वो नापता है। और फिर ये कुछ मोबाइल कंपनियों को बोला जा रहा है, स्मार्टफोन कंपनियों को, कि तुम जीपीएस के अलावा ये वाली चीज़ भी उसमें हो, ऐसा सब सुविधा करो। मैंने आपको बिना पढ़े बता दिया, इसलिए कि पिछले 7 साल में मैं नहीं तो 5 बार इसको मैंने देखा है, क्योंकि ये इतना पुराना टॉपिक है, बार बार आता है, तो मुझे याद रह गया, आपको याद करना था, क्या रिवाइज करते रहो भाई, खत्म। फिर नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट, वो क्या है, कोई एस्ट्रॉयड, उल्का पिंड पृथ्वी पे आ रहा है, टकराएगा तो विनाश हो जाएगा पृथ्वी का, तो हम क्यों ना एक सुसाइड बॉम्बर जैसा उपग्रह उसके साथ भेजें और वो उसको टकराए, और टकराए तो क्या होगा, ये ऐसे उसकी दिशा बदल जाएगी और वो पृथ्वी को अटैक नहीं करेगा। तो नासा का ऐसा ये डार्ट मिशन है। GSLV MK3 क्या है, उसका नया नाम है LMV3, तो भारी वजन वाले सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए है। फिर ऑप्टिमस, वो क्या है, इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी जो है उसका नया ह्यूमनॉइड, इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट है। ये सब एक एक लाइन में याद करने के मुद्दे। मित्रों, इसके अलावा अन अकेडमी का अनस्टॉपेबल चैनल, जिसमें करंट अफेयर्स के सब चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं, उसे भी आप, वो चल रहा है, आप उसका फ़ायदा उठाएं, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वगैरह। हिस्ट्री आर्ट कल्चर, मध्य प्रदेश के अंदर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बुद्धिस्ट केव कुछ नहीं पाएंगे, उसका सब आर्ट कल्चर इधर लिखा है, आराम से पढ़ लेना। फिर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका सब उद्घाटन या कुछ कैसा चल रहा है काम, उसकी समीक्षा की। गुजरात के लोथल में वो बन रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। फिर वो सब हड़प्पा संस्कृति का उसमें थियरी दिया होगा, आप पढ़ लेना, वो इधर में और 20 मिनट नहीं खींचूंगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर के आसपास टूरिज्म
को बेहतर करने के लिए महाकाल कॉरिडोर लॉन्च हुआ। बथुकम्मा फेस्टिवल क्या है, वो तेलंगाना के अंदर मनाया जाने वाला एक उत्सव है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने भी उसका कुछ दिल्ली में उसका उत्सव मनाया था। इसके अलावा फिर पर्सन इन न्यूज़ और जनरल नॉलेज, स्वच्छ सर्वेक्षण, वो ज़्यादातर क्या होता है उसमें इंदौर को बहुत स्वच्छ सिटी का मिला होगा। युवा 2.0, वो अपकमिंग ऑथर्स को अपनी किताब पब्लिश करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री मदद करे वगैरह। तो ये सब चीज़ें, और फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए इधर ढेर सारे एमसीक्यू भी दिए गए हैं। कुछ सैंपल सॉल्व भी कर लेते हैं। अब ये कितना वीडियो चला, 1 घंटा का हो गया, थोड़ा और पढ़ लेंगे क्या ही लौट जाएगा। सिंपल सिंपल वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर कौन सी कमिटी के बॉस हैं? एथिक्स के नहीं भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज के, वो अभी हमने पढ़ा ना, वो अमित शाह। और हिंदी राज्यों के अंदर जो भी IIT में उधर हिंदी में पढ़ा और कंट्रोवर्सी चले उसलिए। फिर HTT-40 क्या था? वो एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, वो कुछ BT कॉटन ब्रिंजल की नई वेराइटी नहीं है। ओपेक संगठन के बारे में ये सब आपको पता होना चाहिए, वो देख लेना थियरी। कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है, वो सब थियरी पढ़ लेना। RR के बारे में वगैरह वगैरह। RBI का दक्ष इनिशिएटिव क्या था? तो वो बैंक NBFC को मॉनिटर करने की नई चीज़ है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, उसकी थियरी दी होगी हैंडआउट में, आप आराम से पढ़ लेना। केमिस्ट्री के लिए नोबेल मिला, वो किस वास्ते मिला? क्लिक केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स वाला मिला, किस वास्ते मिला? क्वांटम एंटेंगलमेंट स्टेट के लिए मिला। तो ये भी और भी प्रश्न, वो सब आराम से देख लेना, प्रैक्टिस आपकी हो जाए। इसके अलावा और भी आपको टेस्ट देनी है। हर रविवार मैंने आपको बताया कॉम्बैट होता है, और हर सोमवार शाम 8 बजे अनअकैडमी की ये मृणाल्स मंडे टेस्ट सीरीज होती है। और इसके अलावा खास चीज़ क्या है, रविवार को मत भूलें आप लोग अनअकैडमी की सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट UCSC की, जहाँ पर जस्ट अ मिनट आपको अप टू 40 करोड़ की सब स्कॉलरशिप, ये सब मैकबुक लैपटॉप वगैरह इनाम जीत सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये IAS ऑफिसर गौरव बुधानिया के साथ फेस टू फेस एक पूरा दिन बिताने का मौका मिले, ऐसी सब उसमें चीज़ें, तो फ़ायदा उठाए। देखिए, मुझे ये सब चीज़ों का मार्केटिंग वो इतना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप नहीं करेंगे तो जो कम प्रतिभावान लोग हैं उनको ये सब मिल जाएगा। तो भाई इतनी महंगी महंगी गिफ्ट है, कोई तो लेने ही वाला है ना, तो मेहनती आदमी ले जाए, मैं तो इतना चाहता हूँ। इसलिए मैं इसका आपको बता रहा हूँ कि दम कम से जाके लगाओ। इन्होंने मुझे बोला कि आप इकोनॉमी के क्वेश्चन उसमें MCQ सप्लाई करो, तो मैंने वो दिया। और मैंने तो जो आपको यूट्यूब पे और यहाँ पढ़ा है उसके आसपास ही दिया। 1-2 टफ क्वेश्चन होंगे, जरा टेस्टिंग हो जाए आपका कौन प्रतिभावान है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इनाम भी जीत सकते हैं, फ़ायदा उठाएं। सो सी यू देयर एंड लेट्स क्रैक इट। बाकी मैंने आपको बताई मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी वाला 12 नवंबर तक आ जाएगा, तो वो आप देख लेना।